सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की कक्षा संख्या 41 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 40 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, आज 41वीं कक्षा को पढ़ेंगे और ये 3 मास का कोर्स है, अर्थात लगभग 75 कक्षाओं का कोर्स है। प्रत्येक मास की 25 कक्षाओं को लेकर के चल रहे हैं हम, तो 25 गुणा 3 अर्थात 3 माह की 75 क्लास आपको पढ़ाई जाएंगी। 75 क्लास में आपको लगभग हमने 40 क्लास पढ़ा दी हैं, 35 क्लास आपको और पढ़ाई जाएंगी। इसके अंदर आपको एक सामान्य अच्छी सी संस्कृत का लिखना और पढ़ करके समझना, सारे नियम आदि सिखा दिए जाएंगे। चलिएगा कक्षा का आरंभ करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस पर संपर्क कीजिएगा और इस सीरीज को आरंभ से पढ़िएगा। जो भी नए पाठक जुड़ते हैं, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, संस्कृत शिक्षा नाम का कॉलम है, उसमें सारी कक्षाओं को क्रम से पढ़ के आइएगा। चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ षष्ठी के नियम पढ़ाए थे, षष्ठी के 2 नियम पढ़ाए थे आपको, और एतत् शब्द का तीनों लिंगों का रूप याद कराया था। ठीक है, आज षष्ठी के नियम पढ़ेंगे कुछ, और कुछ धातुओं के रूप में आपको लिखाऊंगा, धातु नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना कॉपी और पेन उठाइएगा, तैयार हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये कक्षा बिना पुस्तक की आप सभी जानते हैं, इस कक्षा को पढ़ने के लिए आपको किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होगी। ये पुस्तक फ्री कोर्स है। ठीक है, फ्री पुस्तक इसमें है ही नहीं, पुस्तक हम ही बना रहे हैं ये। चलिएगा, ये कुछ धातुओं के मैंने आपको 5 लकार के रूप बताए हैं, लिखा रहा हूं। तो अभी तक मैंने आपने अपना जो धातुओं के लिए अलग कॉलम बनाया है, उसमें मैंने आपको अभी तक ये 15 धातु लिखा दी है। कितनी धातु लिखा दी है? 15 भू धातु तक मैंने आपको लिखा दी है। ठीक है, सभी धातुओं का बीच बीच में एक बार अवलोकन करते रहिएगा, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर जल्दी से आज मैं ही अवलोकन करा देता हूं अर्थ का केवल। ठीक है, जैसे ये देखिएगा, खाद धातु का अर्थ है खाना, भोजन करना। वद का अर्थ है बोलना, और गम गच्छ हो जाता है, गच्छ का अर्थ है जाना। ब्रह्म का अर्थ है घूमना। रक्ष का अर्थ है रक्षा करना। लिख का अर्थ है लिखना, और पा धातु है, उसको पिब हो जाता है। ठीक है, उसको क्या हो जाता है? पिब हो जाता है ऐसे। तब पिब का अर्थ होता है पीना, पानी दूध आदि पीना। 8वीं धातु है कथय, कथय का अर्थ है कहना, कथादि का कहना। फिर उसके बाद में है आपकी वेदय, वेदय का अर्थ है निवेदन करना। ठीक है, ये निवेद ऐसा है, नी और वे, निवेदय ऐसा, निवेदय माने निवेदन करना। और इसके बाद है आपकी उप प्लस दिश, उपदेश करना, उपदेश। ठीक है, फिर ये है 11वीं है क्रुद्ध, क्रुद्ध का अर्थ है क्रोध करना। ठीक है, क्रुद्ध को क्रुद्ध हो जाता है। और 12वीं थी असूय, असूय का अर्थ होता है दोष निकालना। और ईर्ष्य, ईर्ष्य का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। और दा को यच्छ हो जाता है, इसका अर्थ होता है कोई चीज देना। ठीक है, और अंत तक अभी तक पढ़ाई थी भू का अर्थ होता है होना। ठीक है, ये इतनी धातुएं मैंने आपको लिखा दी है पहले, और आपके अर्थ की आवृत्ति भी करा दी। बीच बीच में मैं कराता रहूंगा आपको सभी धातुओं की ऐसी। लगभग आपको इसके अंदर में 200 धातुएं का प्रयोग कराना है। 200 धातुओं से आप आराम से सभी चीजों को लिख लेंगे और बोल लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है,
तो इसलिए धातुएं बहुत आवश्यक धातु हैं, इसलिए ध्यान से लिखते रहिएगा। चलिएगा 16वीं धातु आज लिखिएगा आप, एक है आपके लिए स्मृ धातु लिखिएगा। 16 नंबर स्मृ। स्मृ को क्या हो जाता है, स्मर हो जाता है। जब रूप चलाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, स्मर। एक एक रूप ले, और इसका अर्थ है स्मरण करना, टू मेमोराइज माने याद करना। ठीक है, अब देखिएगा लट लकार में इसका मैं सभी 5 लकार का एक एक रूप लिखाऊंगा, फिर बनाना आपको है, ध्यान रखना है 5 लकारों में पूरा बनाना है, तीनों पुरुषों में तीनों वचनों में। स्मरति लिखिएगा, लोट, स्मरतु, लंग, अस्मरत, विधिलिंग, स्मरेत। ठीक है, ये आधा सा है ये, और ये मां। लिट, स्मर्ष्यति। 5 लकारों में बनाइएगा, तीनों पुरुषों में तीनों वचनों में। चलिएगा 17वीं धातु है आपकी प्रच्छ लिखिएगा, प्रच्छ। प्रच्छ को क्या हो जाता है, रूप चलाते हैं तो कुछ जगह क्या हो जाता है, पृच्छ हो जाता है, री हो जाता है, रको री हो जाता है। ठीक है, पृच्छ। ठीक है, इसका अर्थ होता है पूछना, टू आस्क, माने पूछना, किसी को कुछ भी पूछना। ठीक है, लिखिएगा लट, पृच्छति, लोट। यहां ध्यान रखना है, री लिखना है, री र नहीं लिखना है यहां पर। ठीक है, लोट में पृच्छतु, पृच्छतु, लंग, अपृच्छत, विधिलिंग में पृच्छेद, पृच्छेद, और लृट लकार में ध्यान रखेंगे, यहां पर री नहीं है, यहां रा है, ये ध्यान रखें। मैं आपको नोटिस करता हूं बार बार, इसीलिए प्रक्षति, इसका क्या बनेगा, प्रक्षति। कैसे बनाना है आगे, कोई संक्षिप्त, प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्ष्यन्ति, प्रक्षसि, प्रक्षथः, प्रक्षथ, प्रक्ष्यामि, प्रक्ष्यावः, प्रक्ष्यामः। ठीक है, मैंने बोल भी दिया आपको। चलिएगा आइए इस धातु का लिखिएगा, इस धातु है 18वीं। इसको क्या हो जाता है, लट में, लोट में, लंग में, विधिलिंग में, 4 लकार में इसको इच्छ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इच्छ। इसका अर्थ होता है इच्छा करना, टू डिजायर। ठीक है, इच्छा करना। चलिएगा एक लिखिएगा, लट का एक क्रम से है, इच्छाति, इच्छातु, ये लोट हो गया। लंग, ऐच्छत, विधिलिंग, ऐच्छेत, इच्छेत, और लृट लकार में शिष्याति, शिष्याति। ये तो बना ही लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, यहां पर आई है, ये आई है, आई, और ये है ए, और इनमें है ई, ई, ई। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, जैसा वर्ण है वैसा ही लिखना है, वैसा ही बोलना है, और वैसा ही दूसरे को पढ़ाना है। चलिएगा 18 हो गई। 19वीं धातु लिखिएगा, 19वीं धातु है आपकी स्था, स्था, था।
इसको चार लकार में, लट में, लोट में, लंग में और विधिलिंग में क्या हो जाता है? तिष्ठ हो जाता है। तिष्ठ, इसका अर्थ है रुकना, टू स्टे। क्या? रुकना, स्थित होना। ठीक, चलिएगा लिखिएगा। लट लकार में तिष्ठति, लोट में तिष्ठतु, लंग लकार में अतिष्ठत, विधिलिंग में तिष्ठेत, लृट लकार में देखिएगा तिष्ठ नहीं होता, स्थास्यति। वो अपना जो संक्षिप्त प्रत्यय ध्यान रखिएगा, उसमें ई बीच में नहीं लगेगा, इसमें ई नहीं लगेगा। स्थास्यति, स्थास्यता, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथा, स्थास्यथा, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्याम। बोल भी दिया मैंने, ठीक है। अब ये पांचवी और लिखिएगा, 5 धातु लिखानी है आज आपको। 20वीं धातु नी। नी को लट में, लोट में, लंग में और विधिलिंग में 4 लकारों में क्या हो जाता है? नय हो जाता है। और फिर संक्षिप्त प्रत्यय आपको जोड़ने। इसका अर्थ होता है ले जाना, किसी चीज को ले जाना अथवा कोई भार आदि को ढोना। ठीक है, यह अर्थ होता है इसका। लिखिएगा लट लकार नयति, लोट लकार नयतु, लंग लकार अनयत, विधिलिंग लकार नयेत, लृट लकार नेष्यति। ठीक है, अब ये पांचों धातुओं का ये गृह कार्य आपको दिया जा रहा है। पांचों धातुओं के आपको रूप लिखने, तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 100% शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, इसमें गलती आप करेंगे क्यों करेंगे? बाकायदा मैंने आपको नियम बताए, समझाए, संक्षिप्त प्रत्यय बता दिए। आपकी सहायता के लिए एक एक रूप भी आपको यहां पर लिखा गया है। फिर गलती नहीं होनी चाहिए, अब गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये आपको गृह कार्य दिया गया, इनका रूप लिखिएगा और फेसबुक समूह में शेयर कीजिएगा। हमारा जो भी पाठक शेयर करता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मा को शांति मिलती है, सुख मिलता है, सुख की अनुभूति होती है। देखो हमारे पढ़ाए गया जो हमारा परिश्रम है वो सफल हो गया, क्योंकि हमारे पाठक पढ़ रहे हैं। तो आप करके भेजिएगा, आपके कार्य को देख करके दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। चलिएगा अब चलते हैं मित्रों आगे। अब नियम पढ़ाते हैं। नियम आपका 36 नियम पढ़ा दिए मैंने आपको। आज 37 और 38 2 नियम है और ये षष्ठी के हैं। षष्ठी के नियम आज की कक्षा में पूरे नहीं होंगे, कोशिश करेंगे अगली कक्षा में पूरे हो जाएं, जबकि आज ही हम पूरा करने के लिए सोच रहे थे, पर आज नहीं हो पाएंगे। चलिएगा लीजिए, नियम है 37, लिखिएगा। हेतु शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे इसका सीधा सरल सा अर्थ है कि हेतु शब्द जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं
तो वो हेतु जिसके विषय में कहा जाता है, जिसका हेतु होता है, तो उस शब्द में कौन सी करते हैं विभक्ति? षष्ठी। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? षष्ठी। और हेतु शब्द में क्या करते हैं? हेतु शब्द में तृतीया या षष्ठी करते हैं। ये आपको आगे बताऊंगा, इस नियम नहीं, दूसरे नियम में बताऊंगा आपको, ठीक है, अगली कक्षा में। इसमें यह देखना है आपको कि हेतु शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, अर्थात हेतु शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो हेतु, जिसका हेतु है, तदवाची शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, ये देखना है। हाँ मित्रों, क्षमा कीजिएगा, 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब हुआ है और पाठ चल रहा है। तो मित्रों, तो हेतु माने हेतु जिसके विषय में हेतु शब्द का कहता है, तदवाची शब्द में षष्ठी हो जाती है। उदाहरण में आपको दिखाता हूं, आइएगा। नंबर 1 उदाहरण देखिए, छात्रः अत्र अध्ययनस्य हेतुना वसति। ठीक है, क्या छात्र यहाँ पर अध्ययन के माने पढ़ने के, अध्ययन करने के, स्टडी करने के हेतु से रहता है। यहां पर हेतु शब्द किसको कह रहा है? हेतु शब्द किसके विषय में कह रहा है? अध्ययन के विषय में। क्या हेतु है? अध्ययन। तो इसमें क्या विभक्ति हो गई? षष्ठी। ठीक है, हेतु शब्द में तृतीया हो गई है। ये आपको आगे के नियम में बताऊंगा कि हेतु में भी कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, यहां तृतीया है, ये नियम तृतीया नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, अहम संस्कृत प्रचारस्य हेतुना संस्कृतम पाठयामि। इसका अर्थ है मैं संस्कृत प्रचार के हेतु से संस्कृत को पढ़ाता हूं। पाठयामि माने पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, अब क्या हेतु है संस्कृत पढ़ाने का? संस्कृत का प्रचार करना, यही तो हेतु है। संस्कृत के प्रचार के हेतु से मैं पढ़ा रहा हूं, संस्कृत का प्रचार हो जाए। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? संस्कृत प्रचारस्य में षष्ठी। नियम घट गया, घट गया। तीसरा देखिएगा,
संस्कृत प्रियाः संस्कृत प्रचारस्य हेतुना संस्कृतम पठन्ति। अच्छा उदाहरण बनाया है मैंने आपके लिए, ये किसी पुस्तक का उदाहरण नहीं है। संस्कृत प्रियाः माने संस्कृत को चाहने वाले, संस्कृत से प्रेम करने वाले लोग, संस्कृत प्रचारस्य संस्कृत प्रचार के हेतुना माने हेतु से, संस्कृतम पठन्ति संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग पढ़ रहे हैं तो आप संस्कृत प्रिय हैं, तो संस्कृत का प्रचार हो, भाई पढ़ेंगे तभी तो प्रचार होगा। पढ़ाने वाला पढ़ाए और पढ़ने वाले पढ़ें, तभी किसी चीज का प्रचार प्रसार हो सकता है, किसी विद्या का। ठीक है, तो यहां पर इसमें षष्ठी हो गई आपकी। और देखिएगा चौथा उदाहरण है आपका, मनुष्याः धनस्य हेतुना कार्यं कुर्वन्ति। सरल वाक्य समझ में आ रहा होगा आपको। मनुष्याः धनस्य हेतुना कार्यं कुर्वन्ति। मनुष्य धन के हेतु से कार्य करते हैं, उनको धन मिलेगा इसीलिए कार्य करते हैं। बिना धन के लिए कौन कार्य करेगा जी बताओ? भाई अपना जीवन कैसे चलाएगा आदमी? ठीक है, धन किसी न किसी प्रकार धन, तो व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके पीछे क्या हेतु होता है? धन। तो क्या है, धन से मैं षष्ठी कर दी। ठीक है, चलिएगा ये आप नियम आपको कंप्लीट होना चाहिए। हेतु शब्द के योग में हेतु जिसके विषय में कहा जाता है उसमें हेतु में कौन सी विभक्ति होती है ये मैं आगे बताऊंगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कहीं आप ये नियम हेतु शब्द के बारे में ना सोचने लगे। हेतु जिसके विषय में कहता है उसके लिए ये नियम है। ठीक है, आइएगा आगे नियम है 38वां नियम, लिखिएगा चलिएगा इसको। अड़तीस, कृते, कृते लिखिए, कृते, कृते का अर्थ है के लिए, इसका अर्थ है सामने लिख दिया के लिए। समक्षम लिखिएगा, समक्षम है ये। समक्षम का अर्थ है सामने। मध्य, मध्य का अर्थ है बीच में। अंतः, अंतः का अर्थ है अंदर। अंतरे, अंतरे का अर्थ है अंदर। ये सभी अव्यय जिसके विषय में कहते हैं तद्वाची शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे इस नियम को बहुत समझ लीजिएगा, ये आपको श्लोकों में और जो गद्य लिटरेचर है उसमें बहुत प्रयोग होंगे। ठीक है, कृते, समक्षम, मध्य, अंतः, अंतरे, ये आपके 5 शब्द हैं। ये कैसे हैं? अव्यय, इनके रूप नहीं चलते हैं, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, अर्थ मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, ये अव्यय जिसके विषय में अर्थात इनका वाक्य में जिसके साथ संबंध लगता है,
जिसके विषय में ये कहते हैं, तो तदवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति कर देते हैं? षष्ठी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आइएगा उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूं। नंबर 1, अहम पठनस्य कृते विद्यालयम गच्छामि। देखिएगा, कृते का अर्थ क्या है? के लिए। किसके लिए? किसके लिए? पढ़ने के लिए। तो कृते का संबंध किसके साथ में? इसके साथ में, पढ़ने, पढ़ना क्रिया पठन शब्द के साथ में। इसलिए पढ़ना, पढ़ना के लिए क्या शब्द है? पठन। संस्कृत में पठन। तो पठनस्य षष्ठी हो गई इसमें। पठनस्य कृते विद्यालयम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं। ये ध्यान रखें, ठीक है। यहां इसका अर्थ के लिए, पीछे मैंने आपको एक नियम बताया था, के लिए माने अर्थम पीछे इसके लगा देते हैं तो भी के लिए अर्थ आ जाता है। इसके स्थान में आप ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसा? ऐसा, पठनार्थम। ये नियम पढ़ा दिया मैंने आपको। इसका भी वही अर्थ है, अहम पठनार्थम विद्यालयम गच्छामि, पढ़ने के लिए। क्योंकि ये चतुर्थी में हमने पढ़ा दिया था, अर्थम शब्द जिसके पीछे लगा देते हैं उसका अर्थ क्या अर्थ हो जाता है? के लिए। वैसे ही के लिए ये होता है, परंतु इसके योग में षष्ठी होती है और यहां पर अर्थम को उसके साथ मिला देते हैं। इतना अंतर है। दोनों प्रकार से आप वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और दोनों प्रकार से आपको वाक्य दिखेंगे। चलिएगा आगे आइए। नंबर 2, त्वं भोजनस्य कृते पाकशालां गच्छसि। ठीक है, तुम भोजन के लिए पाकशाला को माने किचन को, गच्छसि माने जाते हो। सरल है। के लिए कृत्य के साथ में इसमें षष्ठी हो गई है। भोजनस्य भोजन के लिए, भोजन करने के लिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे उदाहरण है आपका, त्वं मम समक्षम उपविश। उपविश का अर्थ है बैठो, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। तुम मेरे सामने बैठो, मेरे सामने बैठो। तो समक्षम माने समक्ष किसके सामने? मां, मेरे। तो मां, मां षष्ठी आ गई। मां माने षष्ठी अस्मद का एक वचन का षष्ठी का। चौथा, वयम नगरस्य मध्ये निवसामः। ठीक है, वयम नगरस्य मध्ये निवसामः, हम नगर के मध्य में रहते हैं। सरल। मध्य माने बीच में, किसके बीच में? नगर के बीच में। नगर से षष्ठी कर दी मैंने आपको, उदाहरण स्पष्ट हो गया। चलिए पांचवा, त्वं विद्यालयस्य अन्तः अस्ति। तुम विद्यालय के अंत माने अंदर, असी माने हो, तुम विद्यालय के अंदर हो। तो अंत माने अंदर, विद्यालय से में षष्ठी हो गई आपकी, हो गई। चलिए, छह, ते मंदिरस्य अंतरे प्रार्थनां कुर्वन्ति। क्या? ते माने वे लोग मंदिर के अंदर प्रार्थना को करते हैं। ठीक है ना, वे लोग मंदिर। तो अंतरे माने अंदर, अंतरे का अर्थ भी अंदर होता है, दोनों का अर्थ माने। तो मंदिर के अंदर, तो मंदिर समय षष्ठी हो गई। सरल, कोई कठिन तो नहीं है। बस इन शब्दों के साथ में आपको हमेशा ध्यान रखना है, षष्ठी विभक्ति ही प्रयोग करनी है। जब मैं कुछ आपको स्टोरीज पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको प्रयोग इनका आपको दिखेगा, तब आप समझ जाएंगे कि सही है। ठीक है, तो ये आपका आज ये 2 नियम पढ़ा दिए मैंने आपको। अब आपको इसका गृहकार्य भी दिया जा रहा है कि आपको क्या करना है, इन 5 शब्दों के साथ
एक एक वाक्य बनाना है। अधिक वाक्य मैं भी नहीं आपको देता, 5 वाक्य बनाने हैं आपको, एक एक साथ 5। मैंने 6 बनाए, आप 5 बनाइएगा। 5 वाक्य इस नियम के बनाने हैं आपको, ठीक है। और 3 वाक्य आपको इसके बनाने, हेतु के साथ, बस, ठीक है, हेतु के साथ। और आप हेतु में तृतीया ही लगाएंगे, अभी हेतु में तृतीया लगाएंगे, जो है जिसके विषय में कहेंगे उसमें षष्ठी लगाएंगे, ठीक है। 3 वाक्य आप ये लिखिएगा। ये गृह कार्य हो गया 3 और 8 11 वाक्य, 3 और 5 8 वाक्य हो गए आपके, ठीक है। 8 वाक्य, और आपको ये इन धातुओं के, 5 धातुओं के 5 लकारों में रूप लिखने। इतना गृह कार्य आपको आज देता हूं, अधिक नहीं दूंगा, ठीक है। अब ऐसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत दिन हो गए, धीरे धीरे आप काफी स्लो, अब थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें, ठीक है। बस जब मैं विभक्तियों के नियम आपको पूरे कंप्लीट कर दूंगा, फिर काफी मैं अभ्यास कराने की स्थिति में आ जाऊंगा, क्योंकि अभी हमने पूरी विभक्तियों के नियम ही नहीं समझे। और जब भी हम पढ़ाते हैं कोई चीज तो उसमें सभी विभक्तियां आ जाती हैं, ठीक है। तो मैं सभी विभक्तियों के नियम आपको पढ़ाऊं पहले, तब उसके बाद में मैं आपको अनुवादों का अधिक अभ्यास कराऊंगा। उसके बाद और भी पढ़ानी है इसके अंदर, संधियां भी पढ़ानी है आपको, संधि भी पढ़ानी है इसके अंदर, ठीक है। सामान्य समास भी पढ़ाना है आपको इसके अंदर, ठीक है। और गद्य का पढ़ करके अभ्यास भी कराना है, और अनुवादों का अभ्यास कराना है। ये कई चीजें सारी हो जाएंगी, चिंता मास्तु, चिंता की कोई बात नहीं। चलिएगा, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे, और आपको जो मैंने गृह कार्य बताया है उस गृह कार्य को आप कीजिएगा। और फेसबुक समूह में देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम नाम का फेसबुक समूह है, सभी को लिंक भेजा हुआ है। नहीं भेजा है तो आप मेरे से ले सकते हैं व्हाट्सएप पर, अथवा आप फेसबुक में सर्च भी कर लेते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है संस्कृत का, ठीक है, फेसबुक पर। तो आइएगा, उसमें अपना गृह कार्य को शेयर कीजिएगा, मैं अप्रूव करता हूं आपके कार्य को, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।